नमस्कार साथियों एंड वेलकम बैक टू माय सीरीज ऑफ वीडियो लेक्चर्स ऑन साइकोलॉजी। मैं डॉक्टर अर्पिता चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जीडी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज अलवर। आज बात करूंगी आपसे प्रोसेस यानी कि प्रक्रिया ऑफ असेसमेंट। मैंने अपने पहले 2 वीडियोस में बात करी थी कि असेसमेंट होता क्या है, क्यों आवश्यक है और उसके प्रिंसिपल्स यानी कि नियम क्या हैं। आज अपन बात करेंगे कि किस प्रकार मूल्यांकन या आकलन किया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया के बारे में। जब हम बात करते हैं प्रक्रिया की, तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि असेसमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जिसमें बहुत सारी प्रकार के हम टेस्ट या जो अनेक प्रक्रियाओं को, मापन प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। और मापन प्रक्रियाओं के अलावा हम ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशन भी कर सकते हैं। तो अगर जब हम प्रक्रिया की बात करें तो हम ये देखते हैं प्रक्रिया शुरू होती है एम से, यानी कि हमारा ऑब्जेक्टिव या लक्ष्य क्या है, और बीच में आता है लर्निंग एक्सपीरियंस यानी कि सीखने का अनुभव छात्रों को प्रदान करना, और अल्टीमेटली फाइनली या सुधार क्या आया उनके व्यवहार में, तो जिसको हम व्यवहार में परिवर्तन से मापते हैं। तो हम डिटेल में बात करेंगे हमारी मापन की मूल्यांकन की प्रक्रिया के बारे में। तो मूल्यांकन की प्रक्रिया सबसे पहले शुरू होती है आइडेंटिफाई गोल्स, यानी कि हम लक्ष्य का निर्धारण करते हैं कि इसमें बेसिकली ये गोल क्या होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे आप 3rd ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आपका लक्ष्य अब मेरे लिए क्या है कि आपको असेसमेंट के बारे में पढ़ाना। तो हमारे जो लर्निंग आउटकम जो हम चाहते हैं कि आप सीखें, वो हमारा लक्ष्य होता है। और इसको लक्ष्य को बनाते टाइम हमें ध्यान में रखना होता है सोशल सिचुएशन की, सामाजिक परिस्थितियां कैसी हैं बच्चे की, हमको विषय वस्तु की हमारी जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो छात्र हैं उनका एजुकेशनल लेवल, शिक्षा का स्तर क्या है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी आप साइकोलॉजी, आपको पता है साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी के डिफरेंट ब्रांचेस क्या होती हैं, बट मेजरमेंट और असेसमेंट हमारा लक्ष्य है। तो मुझे आउटकम मेरा क्या होना चाहिए कि आप एट द एंड ऑफ द ईयर, या जैसे अगर हम टुकड़ों में अपने लक्ष्य को तोड़ लेते हैं तो हर महीने का जो हम बांटते हैं, तो किस हद तक हम आपके व्यवहार में, टू व्हाट एक्सटेंट चेंज इन बिहेवियर, आपकी सोचने में, आपकी फीलिंग्स में और आपकी क्रियात्मक तरीके में कितना चेंज हम चाहते हैं, वो हमारा लक्ष्य होता है। ठीक है बच्चों? ओके, सो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, गोल, हमारा लक्ष्य क्या है। देखिए, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि अगर हमारा लक्ष्य क्लियर नहीं होगा तो हम आकलन ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो शुरुआत, जो कहते हैं ना, वेल बिगन इज हाफ डन, तो शुरुआत बिल्कुल सही होने के लिए हमारा लक्ष्य बिल्कुल क्लियर, स्पष्ट होना चाहिए कि हम क्या चाहते हैं। ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड स्टेप, प्री असेसिंग द लर्नर्स नीड्स। मतलब जो छात्र हैं उनकी आवश्यकताओं का हमको प्री असेस, मतलब पूर्व में आकलन करना है कि क्या बच्चे, क्या क्षमताएं उनकी हैं और क्या हम कहाँ तक, प्रेजेंट स्टेटस क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है। तो हमें पहले उसका जो आज की स्थिति में बच्चा कहाँ पर है, ये हमें आकलन करना होता है। और ये आवश्यक क्यों है? ताकि हम हमारी प्लानिंग कर सकें कि कैसे हमें सिलेबस को डिवाइड करना है, बच्चों को किस प्रकार पढ़ाना है, और जो बच्चे रिक्वायर्ड स्किल्स, जैसे सपोज किसी को साइकोलॉजी के बारे में ही नहीं पता, तो हम अपने प्लान को थोड़ा चेंज करते हैं और इनिशियली थोड़ा सा बच्चों को उसके बारे में नॉलेज प्रदान करते हैं। जो लैक कर रहे हो, दोज हु लैक द स्किल्स, जिनमें जो रिक्वायर्ड स्किल्स, जो
प्रेजेंट अगर सारे बच्चे नहीं हैं तो हम कोशिश करते हैं उस प्रेजेंट स्तर तक लाने की बच्चों को, ताकि हमारे प्लान के हिसाब से, हमारे जो हमने रूपरेखा बनाई है उसके हिसाब से हम प्रोग्रेस कर सकें। तो ये सेकंड स्टेप था, प्री असेसिंग द लर्नर्स नीड्स, यानी कि बच्चों को जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो वहाँ तक है कि नहीं है। सपोज बच्चों को आप जैसे छोटे बच्चे होते हैं, नर्सरी के बच्चे, जैसे फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं, तो अब बच्चा मान लो फर्स्ट क्लास में आता है तो उसको पहले HKG तक का आना चाहिए, ABCD आनी चाहिए। जब ABCD आएगी तभी वो शब्दों को जोड़ना, जिसको ABCD आएगी वही CAT कैट सीख सकता है, जिसको ABCD नहीं आती, जिसको AT एट नहीं आता। तो इसलिए यू हैव टू जज, हमें पहले देखना होता है कि बच्चों को वो चीज आती है नहीं आती है, और अगर नहीं आती है तो फिर हम हमारे प्लान में चेंज करते हैं और सारे बच्चों को उस लेवल तक लेकर आते हैं जिससे कि सभी बच्चे साथ में चल सकें। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं हमारा थर्ड स्टेप, प्रक्रिया का तीसरा चरण और सबसे महत्वपूर्ण चरण, प्रोवाइडिंग लर्निंग एक्सपीरियंस, छात्रों को सीखने का अनुभव प्रदान करना। अब सीखने का अनुभव प्रदान करना क्या होता है? हमने जो लक्ष्य बनाया, जो जैसे आपको जो आपकी पॉजिटिव साइकोलॉजी जैसे आपका पेपर है या जो असेसमेंट का पेपर है, तो आपका जो पाठ्यक्रम है दैट इज योर लक्ष्य, वो आपका गोल है, ठीक है। तो उसको हम आपको एक अनुभव के तौर पर, आपको जैसे आपको क्लासेस में आपकी क्लासरूम टीचिंग हो सकती है, उससे संबंधित आपको प्रैक्टिकल्स कराए जा सकते हैं, उससे संबंधित आपको लेक्चर्स दिए जा सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस किए जा सकते हैं, ठीक है। सो देखिए, इसीलिए मैंने बोला इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, कोर्स कंटेंट एंड टीचिंग मेथड। आपका पाठ्यक्रम और टीचिंग मेथड। अब टीचिंग मेथड मीन्स किस तरीके से हम छात्रों को वो सामग्री या वो अनुभव प्रदान करेंगे। और इसीलिए मैंने बोला बेसिकली देखिए, ये सारी चीजें बच्चे के सामाजिक परिप्रेक्ष्य पर, बच्चे की उम्र पर, बच्चों का लर्निंग लेवल कहाँ पर है, बच्चों का जैसे बच्चे रूरल बैकग्राउंड के हैं, ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के हैं या शहरी परिप्रेक्ष्य के हैं, तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हम अपना टीचिंग मेथड, जो अपनी जो पाठ्यक्रम सामग्री है, जो अपना जो सिलेबस है, जो कंटेंट्स हैं, उसको हम डिवाइड करते हैं और एक मेथड कौन सा, और कोई जरूरी नहीं एक मेथड, जैसे मैंने आपको पहले भी अपने जो पूर्व के जो वीडियो में बताया था कि हम कई तरीकों से अगर हमें प्रॉपर डिटेल्ड कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करना है, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट करना है, तो वी डिपेंड ऑन वैरायटी ऑफ प्रोसीजर्स। तो हम बहुत सारे तरीकों से, इसीलिए मैंने बोला हम लेक्चर इंक्लूड कर सकते हैं, बट मेनली जैसे अगर बच्चे छोटे हैं, जैसे सपोज मैंने आपको एग्जांपल पिछली बार बताया कि अगर फर्स्ट क्लास का बच्चा है तो उनको लेक्चर नहीं दिया जाता, उनको प्ले वे मेथड, खेल खेल में सिखाया जाता है। सपोज आपको जैसे बच्चे को सिखाना होता है कि एप्पल, तो सेब कैसा होता है, तो हम उसको एक तो बोल दें कि एप्पल इज रेड इन कलर, राउंड इन शेप, या हम दूसरा उसको एक बॉल देके गोल शेप का एक अनुभव प्रदान करें, डिफरेंट कलर्स में हम उसको सिखाएं कि भैया एक दिन बच्चे सब रेड कलर का कुछ खाना लेकर आएंगे, तो बच्चे ताकि एक अनुभव से सीख सकें। तो अलग अलग उम्र के बच्चों को अलग अलग तरीकों से सिखाया जा सकता है। ग्रुप डिस्कशन हो सकता है बच्चों को, जैसे कई बार आप अगर जैसे पोस्ट ऑफिस के बारे में छोटे बच्चों को बताना चाहते हैं तो आप उनको ले जाकर सिखा सकते हैं, ले जाकर एक जिसको हम बोलते हैं कि एजुकेशनल टूर, बच्चे को एक पोस्ट ऑफिस ले जाएं, सिखाएं। और इसी तरह से अब जैसे आपका एग्जाम्पल है तो हम आपको लेक्चर्स दे सकते हैं, आपको प्रैक्टिकली कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको थियरी सिखा दिया, देन हम प्रैक्टिकली सिखा सकते हैं। सो बेसिकली जो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो अनुभव प्रदान करना है वही एक सबसे अहम स्टेप है। तो अगर यहाँ पर आपके टीचिंग मेथड में कहीं गड़बड़ हो गई या आपने ढंग से प्लानिंग नहीं करी तो आपका मूल्यांकन ढंग से नहीं हो पाएगा। तो दिस इज इंपॉर्टेंट, कोर्स कंटेंट एंड टीचिंग मेथड, ठीक है। ओके, नाउ
इसमें हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं जब हम बच्चों को अनुभव प्रदान करते हैं। एक तो मॉनिटर लर्निंग प्रोग्रेस, समय-समय पर बच्चों में कितना सुधार, कितना प्रोग्रेस किया, उसको हमें टाइम टू टाइम मॉनिटर करना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है। जैसे अब जितना टाइम होता है उसके हिसाब से रोज अगर मान लीजिए क्लास है तो हम क्लास में बच्चों को 5 मिनट की, अगर हमारे पास 5 मिनट का ही टाइम है, क्योंकि पूरा टाइम हम नहीं, महीने का अगर महीने में हम क्लास टेस्ट ले सकते हैं तो उसमें हम बच्चों को जैसे कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, कुछ डिटेल क्वेश्चन दे दिए, बट रोज तो हम नहीं क्लास टेस्ट ले सकते, तो उसमें हम बच्चों से मौखिक रूप से, जैसे कल हमने क्या पढ़ा तो कुछ बच्चों से जैसे पूछा जाता है, रैंडमली कुछ बच्चों से पूछा, तो उससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है टीचर को कि बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया। So this is how you monitor learning progress. And second step is diagnose learning difficulties. Yes, जैसे मैंने कहा हमने पूछा, अब टीचर ने पूछा, अगर आप कुछ जो बच्चों को आ रहा है उन्हीं से रेगुलरली पूछते हैं तो हो सकता है सिर्फ उन्हीं बच्चों को समझ में आ रहा है, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है कि टीचर हर बच्चे को कवर करते हुए, ताकि अगर किसी को समझ नहीं आ रहा तो ये टीचर तक कन्वे हो जाए, एंड अगर क्यों नहीं समझ में आ रहा उसको भी डायग्नोस किया जा सकता है। तो और फिर उसमें अपने जो टीचिंग का मेथड है उसमें थोड़ा चेंज किया जा सकता है, या अगर कोई बच्चा रेगुलर नहीं आ रहा, कोई समस्या है तो उसको दूर किया जा सकता है। तो इस तरह से भी डायग्नोस लर्निंग डिफिकल्टीज और उन डिफिकल्टीज, उन समस्याओं, उन परेशानियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन प्रोसेस ऑफ असेसमेंट, कि किस तरह से हम हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो गोल है, जो हमारा सिलेबस है, उसको एक छात्रों को अनुभव प्रदान करते हैं सीखने का। तो बच्चों, मुझे लगता है कि आपको काफ़ी समझ में आ गया कि किस तरह से लर्निंग एक्सपीरियंस छात्रों को दिया जाता है और उसमें किस किस चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड इज द नेक्स्ट स्टेप, जो है असेसिंग द लर्निंग आउटकम। आपने वर्ष पर्यंत पूरे साल में जो छात्रों को अनुभव प्रदान किया, चाहे वो लेक्चर मेथड से किया, चाहे प्रैक्टिकली किया, जैसे छोटे बच्चों को मैंने बताया, चाहे आपने प्लेवे मेथड से किया, चाहे उनको एक्सपीरियंशियल लर्निंग जहाँ पे कहीं पे आप ले जाकर जो एजुकेशनल टूर टाइप देते हैं वो दिया, तो वो जो वर्ष पर्यंत पूरे साल जो आपने उनको अनुभव प्रदान किया, उसके आउटकम मीन्स उसका रिजल्ट, उसके आपने उसको सीखा भी या नहीं सीखा, उसको हम मूल्यांकन करते हैं। और इसीलिए जैसे मैंने बोला, स्कूल्स में भी क्लास टेस्ट होते हैं, आपके क्वार्टरलीज होते हैं, समेटिव असेसमेंट, इन्फॉर्मेटिव असेसमेंट, अलग अलग तरह का असेसमेंट प्रक्रियाएं होती हैं। तो हम विभिन्न तरीकों से साथ साथ में ये चेक करते जाते हैं कि छात्रों को समझ आया या नहीं आया। और दिस इज, और एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे आपके फाइनल एग्जाम्स होते हैं जो जिसमें कि हम मूल्यांकन करते हैं कि वर्ष पर्यंत जो छात्रों को, जो हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो हमने कहा था कि लर्निंग आउटकम क्या होना, इंटेंडेड लर्निंग आउटकम, वहां पे इंटेंडेड था, इंटेंडेड मीन्स जो हमने एक लक्ष्य रखा था, और अब वो हमारे लिए अब उसका आउटकम, हमें उसका रिजल्ट जानने के लिए, तो आपके फाइनल एग्जाम जैसे हो सकते हैं, जिसमें हम विभिन्न टूल्स, आपके शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, आपके डिटेल क्वेश्चंस होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स हो सकते हैं। सो विभिन्न माध्यम से हम जानने का प्रयास करते हैं कि छात्रों को समझ आया कि नहीं आया। और ये जो इवैल्यूएशन होता है, ये बेस्ड होता है, किस तरह से हम चेक कर सकते हैं, चेंज इन बिहेवियर, कि आपके व्यवहार में, छात्रों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया। और ये जो चेंज होता है, इसको हम 3 स्तरों पे माप सकते हैं। वन इज कॉग्निटिव चेंज। कॉग्निटिव क्या होता है? संज्ञानात्मक परिवर्तन। संज्ञानात्मक परिवर्तन होता है नॉलेज के लेवल पर, कि जैसे आपको पहले असेसमेंट क्या होता है नहीं पता था, मापन क्या होता है नहीं पता, टेस्टिंग क्या होता है नहीं पता, बट एट द एंड ऑफ द ईयर आपके नॉलेज में वो परिवर्तन आया कि नहीं आया। जैसे मैंने आपको छोटे बच्चों का एग्जाम्पल दिया, जैसे छोटा बच्चा है, उसको नहीं पता कि एप्पल क्या होता है, गोल शेप क्या होती है, रेड कलर क्या होता है, तो हम अब ये, दिस इज कॉग्निटिव चेंजेस, कि क्या
जब आप उसको सिखाने के बाद इवैल्यूएशन करते हैं तो क्या वो लाल रंग को पहचान पाता है, रिकॉग्नाइज कर पाता है? आपने 4 रंग दे रखे हैं, उसमें से रेड कलर को रिकॉग्नाइज कर पाता है कि नहीं कर पाता? जब हम पूछते हैं कि ओके व्हाट इज एप्पल, तो क्या वो बता पाता है कि ओके एप्पल इज स्वीट फ्रूट, और एप्पल हेल्दी होता है खाना, और एप्पल रेड कलर का होता है, गोल होता है? तो अगर उसमें व्यवहार में उसके चेंजेस आते हैं, दैट मीन्स कॉग्निटिव लेवल पे हम लोग उसको समझाने में सक्सेसफुल हो गए हैं। मतलब उसकी समझ, उसकी एप्लीकेशन, उसको चीजों को, ये जो कॉग्निटिव चेंजेस होते हैं वो बेसिकली कंसेप्चुअल लेवल चीज की समझ, उसको रिकॉग्नाइज करना, चीजों को, अगर मान लीजिए 5 फ्रूट्स हैं उसमें से एप्पल को वो छांट सकता है कि ओके दिस इज एप्पल, तो ये दैट मीन्स कॉग्निटिव लेवल पे हम जो हमने लक्ष्य निर्धारित किया था वो सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है। दूसरा हम जो असेसमेंट कर सकते हैं दैट इज एट द अफेक्टिव चेंजेस। अफेक्टिव मीन्स भावात्मक स्तर पे। भावात्मक स्तर मीन्स इमोशनल चेंजेस, जो किस प्रकार की हमारी जो फीलिंग्स होती हैं, जो बेसिकली हमारा जो सोचने का तरीका, हमारा जो चीजों को संगठित करने का तरीका, ये सारा अफेक्टिव उसमें आता है। तो जो हम ये देखते हैं कि बच्चा पहले इस स्तर का कार्य कर पाता था और अब कर पाता है कि नहीं कर पाता। और तीसरा जो चेंज होता है वो कोनेटिव होता है। कोनेटिव क्या होता है? क्रियात्मक स्तर पर। क्रियात्मक स्तर का मतलब करने में, ठीक है, डूइंग, वाइल डूइंग। जैसे छोटा बच्चा है, जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले वो चीजों को नहीं समझ पाता था, चीजों को क्रियात्मक, जैसे बहुत छोटे बच्चे होते हैं, जब बड़े होते हैं तो हम जब उनको बॉल से खेलना सिखाते हैं, पहले नहीं आता उनको बॉल को पकड़ना, लेकिन बॉल को फिर वो पकड़ना सीख जाते हैं। तो बॉल को, तो वो क्रियात्मक, हम उससे कहते हैं फेंको, तो वो फेंक पाता है कि नहीं पाता, कैच करो तो कैच कर पाता है कि नहीं कर पाता। तो ये क्रियात्मक या कॉग्निटिव चेंजेस। ठीक है। तो और जैसे आपके एग्जाम्पल में हम देखें तो हमने आपको, जैसे मान लीजिए थियोरी में आपको बताया कि क्या असेसमेंट होता है, टेस्टिंग क्या होती है, टेस्ट कैसे बनाया जाता है। अब प्रैक्टिकली अगर आपसे करवाएं कि ओके असेसमेंट कैसे किया जाता है, अगर आप कर पाते हैं तो दैट मीन्स क्रियात्मक स्तर पर आप उसको कर पा रहे हैं। तो ये चेंजेस के माध्यम से इन 3, जैसे मैंने बोला, संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक स्तर पर हम परिवर्तनों को देख सकते हैं, और जो साल भर पहले नहीं हो रहे थे लेकिन अब बच्चा करने में सक्षम है, इसका मतलब हम असेसमेंट में प्रोग्रेस हो रही है। और देखिए असेसमेंट क्या है, मैंने आपसे बोला था प्रोग्रेस, रिफॉर्म का साधन है। तो वी आर सक्सेसफुल, हम अपने असेसमेंट में सक्सेसफुल होते हैं। द लास्ट स्टेप जो है प्रक्रिया का, वो है यूजिंग द रिजल्ट। आपने जो असेसमेंट किया, जो लक्ष्य था, आपने अनुभव प्रदान किया, फिर आपने टाइम टू टाइम चेक किया, एंड देन फाइनली आपने एग्जाम बच्चों को दिलवा दिया, जैसे जो आपके फाइनल एग्जाम्स, जो आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होते हैं, वो करा। अब जो आपका परिणाम आए वो किस तरह से हमें आकलन में मदद करते हैं। देखिए जो परिणाम आते हैं, क्योंकि सिर्फ परिणाम तक पहुंचना नहीं, उस परिणाम, क्योंकि असेसमेंट मैंने आपसे बोला था, असेसमेंट इज, वी टॉक ऑफ नॉट ओनली क्वांटिटी बट क्वालिटी। तो भाई आपने कैसा किया, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, यूजिंग द रिजल्ट्स। सो अब देखिए अगर ढंग से असेसमेंट हुआ है तो वो इट कंट्रीब्यूट्स टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग। बच्चों की लर्निंग में तो चेंज, जैसे मैंने आपको बताया कि किन स्तरों पे हम माप सकते हैं कि क्या क्या चेंज आया, वो तो होता ही होता है। उसके साथ साथ इट इम्प्रूव्स टीचिंग ऑल्सो, इम्प्रूव्स इंस्ट्रक्शंस, कंटेंट, हमारी सामग्री, जैसे मैंने आपसे कहा कि करिकुलम में हम चेंजेस ला सकते हैं, या हमारे टीचिंग मेथड में अगर हमें लगता है कि सारे बच्चे कहीं ना कहीं कोई कमी रही है, तो हम अपनी टीचिंग के अंदर, तरीकों के अंदर थोड़ा सुधार कर सकते हैं। और सो इस तरह से हम जो असेसमेंट के रिजल्ट्स हैं उनको लर्निंग और टीचिंग दोनों में सुधार ला सकते हैं। इसके साथ साथ रिपोर्टिंग द प्रोग्रेस टू पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होते हैं बच्चों के, उनको भी बच्चे की प्रोग्रेस, बच्चों की सुधार के बारे में
इन्फॉर्म किया जाता है। स्कूल्स में आपने देखा होगा कि हर एग्जाम के बाद में पेरेंट टीचर्स मीटिंग होती है। तो वो क्यों होती हैं? उसका लक्ष्य यही होता है कि छात्र हैं उनको बेटर मोटिवेट करने के लिए प्रेरित किया जाए। और इसके लिए जैसे अगर बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं तो पेरेंट्स को बताया जाता है कि हाँ, आपके बच्चों ने इस एरिया में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। कोई अगर कमी होती है तो वो भी पेरेंट्स से डिस्कस की जाती है, जिससे कि पेरेंट्स और टीचर मिलकर उस कमी को छात्र को मदद कर सके दूर करने के अंदर। तो इस तरह से उस कमी को दूर किया जा सकता है। और कौन से एरियाज हैं जहाँ पे ये तो स्ट्रेंथ एरियाज हैं जहाँ पे बच्चा बहुत अच्छा कर रहा है, और ये थोड़े से कमजोर पक्ष हैं बच्चे के, जो गैप्स हैं जिसको कि भरा जा सकता है। तो इस तरह से असेसमेंट हेल्प्स यू आइडेंटिफाई द वीकनेस। तो टीचर्स छात्रों की कमी को ढूंढकर, सिर्फ देखिए कमी को ही नहीं ढूंढना है, छात्रों की स्ट्रेंथ्स को भी ढूंढना है, और स्ट्रेंथ्स को ढूंढकर कन्वे करें ताकि बच्चे मोटिवेटेड रहें। और अगर कोई कमी है तो उसको फीडबैक दिया जा सकता है छात्र को और पेरेंट्स को कि, और मिलकर उस कमी को दूर किया जा सकता है और हेल्प किया जा सकता है बच्चों को निरंतर प्रोग्रेस करने में। और इसके साथ साथ जो रिजल्ट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बोला था कि इट हेल्प्स इन करिकुलम डेवलपमेंट, जो कंटेंट है, तो अगर कोई आउटडेट, हम निरंतर उसका, हमारे जो कंटेंट है, पाठ्यक्रम है, उसका असेसमेंट करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कहाँ कमी है। तो उसको जानकर भी हम उसको चेंज कर सकते हैं, आउटडेटेड चीज को हटा सकते हैं, लेटेस्ट टेक्निक्स को ला सकते हैं। और इसके साथ साथ वी कैन हेल्प चिल्ड्रन इन एजुकेशनल एंड वोकेशनल डिसीजंस। बच्चों को गाइडेंस कर सकते हैं, काउंसलिंग कर सकते हैं कि उनके इंटरेस्ट के हिसाब से, उनकी पर्सनालिटी के हिसाब से, या जो उन्होंने परफॉर्म किया उसके हिसाब से, कि छात्र कौन से विषय लें या कौन से प्रोफेशनल एरियाज चूज करें जहां पे उनकी सफल होने की संभावनाएं अधिक हैं। तो इस तरह से असेसमेंट अगर ढंग से किया जाए, जो हमने प्रिंसिपल्स की बात करी या जो प्रक्रिया की बात करी, अगर इन सब चीजों का ध्यान में रखते हुए हम असेसमेंट करते हैं तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि इट इज अ टूल ऑफ रिफॉर्म। और निरंतर करने पर छात्र कंसिस्टेंटली अपनी परफॉर्मेंस में इंप्रूव करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस में सुधार आता है, जो कि हमारा लक्ष्य है। So friends, I think I was helpful in telling you what assessment is और किस तरह से हम assessment कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट वीडियो में I'll talk about scope of assessment, कि क्षेत्र कौन से हैं। So please watch my next video for scope of assessment, and thank you so much for watching.